हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का चौथा चैप्टर है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। अच्छा लेसन है। आज के लेसन में मुगलों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो मुगलों के शासन करने के जो नियम थे, उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, और इन विचारों ने उनके बाद शासन करने वाले शासकों को आकर्षित किया और वे भी इन विचारों से अछूते नहीं रह सके। ये लाल किला है जो मुगलों का निवास स्थान था। आज भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज का आरोहण किया जाता है और जो प्रधानमंत्री हैं वह राष्ट्र की जनता को यहाँ से संबोधित करते हैं। आगे लिखा है कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी माता की तरफ से बात हो रही है। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मुगल जो थे अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां थीं वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। वे अपने आप को, यानी मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर गर्व का महसूस करते थे, क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए ये गर्व महसूस करते थे तैमूर के वंशज होने में। आगे लिखा है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपने चित्र को बनवाया है। आगे लिखा है मुगल सैन्य अभियानों के बारे में। तो मुगल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो आपको याद रखना है कि प्रथम मुगल शासक थे बाबर, और इन्होंने 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो उस समय ये केवल 12 वर्ष के थे। आगे लिखा है, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया।
तो 1526 में बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में ले लिया। इस चित्र को आप देख लीजिए, चित्र 3 की बात हो रही है। इसमें लिखा है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में पहली बार तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया गया था। अब लिखा है उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं के बारे में। लिखा है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है कि जिसमें जो बड़ा पुत्र होता था, बड़े पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है, तो उसी को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो यही लिखा भी है, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? तो प्रश्न पूछा जाता है कि शहदायाद प्रथा क्या है। तो यह वह प्रथा है जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में समान रूप से कर दिया जाता है। तो मुगल जो है इसी परंपरा को अपनाते थे। आगे लिखा है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे उसके बारे में लिखा है। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। यहाँ लिखा हुआ है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियों के बारे में। लिखा है जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो जो राजपूत थे इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगलों के साथ कर दिया था और उच्च पद को प्राप्त कर लिया था, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया था। कई राजपूत ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया था। आगे लिखा है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। तो मुगल क्या करते थे, यदि कोई पराजित हो जाता था तो उसे अपमानित नहीं करते थे, बल्कि उनकी जो जागीरें थीं उन्हें वापस कर देते थे। तो इसका एक उदाहरण है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। तो ये जब मुगलों के द्वारा पराजित हो गए तो मुगलों ने क्या किया, इनका अपमान नहीं किया, बल्कि उनकी जो जागीरें थीं उन्हें वापस कर दें। आगे लिखा है मनसबदार और जागीरदार के बारे में, यानी मनसबदार कौन होते थे और जागीरदार कौन होते थे इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी जो मुगलों की सेवा में आ जाते थे वह कहलाते थे मनसबदार। कौन? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह। आगे लिखा है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए
पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो एक नियम बनाया गया था, उसी के अनुसार मनसबदारों को उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे। आगे लिखा है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो मनसबदारों के पास जो घुड़सवार थे, उनका निरीक्षण होता था। वे क्या करते थे, अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। ये सब करने के बाद ही उन्हें धन दिया जाता था सैनिकों के वेतन के लिए। यहाँ पर लिखा है 5000 जात वाले अभिजातों का पद 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? आगे लिखा है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो राजस्व एकत्र करने का कार्य मनसबदार के जो नौकर होते थे वे किया करते थे, और मनसबदार किसी अन्य भाग में सेवा का कार्य किया करते थे। आगे लिखा है, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और जागीरों की संख्या कम हो गई। इसीलिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब लिखा है जब्त और जमींदार के बारे में। लिखा है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी कि जो मुगलों की आमदनी होती थी वह किसानों की उपज से जो राजस्व उन्हें मिलता था वही एक प्रमुख साधन था उनकी आमदनी का। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोंडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया।
कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें ये दो चित्र दिखाए गए हैं, एक ये ऊपर और एक नीचे। और लिखा क्या है? लिखा है शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। तो यहाँ ये रिश्वत ले रहा है और ये जो है कर अधिकारी है, ये गरीब लोगों को दंड दे रहा है। आगे लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। इससे प्रश्न बनता है, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल ने इसे लिखा है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर इस चित्र में। यहाँ लिखा है जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला, यानी कि नूरजहां का पूर्व नाम है मेहरुन्निसा। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। ये जिसमें इस चित्र में आप देख सकते हैं नूरजहां का फरमान। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नूरजहां का फरमान है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे सुलह कुल के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब लिखा है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए।
सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जैसे ही मुगल सम्राट जो थे उनकी सत्ता का पतन होने लगा, तो जो क्षेत्रीय सम्राट थे वे स्वयं सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके थे। यानी 18वीं शताब्दी तक जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया था और इसी प्रकार से धीरे धीरे मुगल सत्ता का पतन का प्रारंभ हो चुका था। तो आज के लेसन में मुगलों के बारे में जाना, किस प्रकार से मुगलों ने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, शासन किया, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।